बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेजर सोर्स है वो है एनिमल्स एंड प्लांट्स, आई मीन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जो हैं ये बेसिक ज़राए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉसिल फ्यूल्स। तो व्यूअर्स नाजरीन, आप जानते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं। फॉसिल फ्यूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें फॉसिल्स को समझना होगा कि व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स एनिमल्स, प्लांट्स या किसी भी लिविंग थिंग्स के ऐसे रिमेन्स को कहा जाता है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले डेड हो चुके और वो अर्थ क्रस्ट में, रॉक्स के अंदर या अंडर दी सी वो बरीड हो चुके। तो हजारों साल के प्रेशर के बाद, टेम्परेचर के बाद, अर्थ क्रस्ट के प्रेशर के बाद अब वो जो उसका मटेरियल बकाया है, जो बाकी बचने वाला है मिलियन ईयर आफ्टर, जो कुछ बाकी बचा उसे हम कहेंगे फॉसिल। चाहे वो किसी रॉक के ऊपर कोई निशान हो या कोई उसका मटेरियल मैटर बाकी बच गया हो, या उसकी बोन्स हो, या कोई उसका टिश्यू जो है वो सेव रह गया हो, यानी किसी भी एनिमल या प्लांट्स का कोई भी पार्ट या मटेरियल जो हमें मिलियंस ऑफ ईयर आफ्टर मिलता है, हम उसे फॉसिल्स कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये देखिए एक एनिमल का फॉसिल जो है आपको पिक्चर्स के अंदर दिखाया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम from the decay of plants and animals. These include petroleum, coal and natural gas। यानी मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर के टाइम के बाद, जब किसी जानवर या प्लांट का कोई भी पार्ट या होल बॉडी जो है वो अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाती है, अंडर द अर्थ क्रस्ट, तो हाई टेम्परेचर, प्रेशर और बैक्टीरियल एक्शन के ज़रिए वो फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है, वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है और वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह ये डायग्राम देखें, इसमें हमने फॉसिल फ्यूल के रिजर्वायर को देखा है। तो देखें सबसे नीचे जो है ये वाटर टेबल दिखाया गया है, उसके ऊपर देखिए पेट्रोलियम यानी ऑयल, और उसके बाद क्या है जी, गैस। तो ये कोल के भी इसी तरह रिजर्वायर होते हैं। तो हम देखते हैं कि पेट्रोलियम किस तरह प्रोड्यूस होता है और उसकी क्या डेफिनेशन है, नेचुरल गैस किस तरह प्रोड्यूस होती है और उसकी क्या डेफिनेशन है, और कोल किस तरह प्रोड्यूस होता है और उसकी क्या डेफिनेशन है। आइए हम पढ़ते हैं कोल। सबसे पहले हम कोल की डेफिनेशन करेंगे। कोल की डेफिनेशन देखें। कोल इज सॉलिड मिनरल फ्यूल। कोल इज सॉलिड मिनरल फ्यूल विद ब्लैक कलर एंड कंटेनिंग कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कोल जो है वो कहते हैं एक सॉलिड मिनरल है जिसका कलर जो है वो ब्लैक होता है, और कोल का जो मटेरियल है वो कंबस्टिबल है, वो फौरन आग पकड़ लेता है, वो जल जाता है, जलने के काबिल है। यानी कोल जो है ये कंबस्चन रिएक्शन देता है। अब हम देखेंगे कि कोल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, इसकी फॉर्मेशन क्या। उससे पहले ये कोल की डायग्राम जो है वो मैंने लगाई है, ये देख लीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने बहुत दफ़ा देखा है। उसके अलावा ये क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व करेंगे। व्हाट इफ़ वी बर्न ऑल द फॉसिल फ्यूल्स। क्या होगा इस ज़मीन के ऊपर जब तक हम जितने भी रिजर्वायर मौजूद हैं फॉसिल फ्यूल्स के वो सारे के सारे जला देंगे, फिर इस दुनिया में क्या होगा। ज़रा सोचिए इस पर कि क्या होगा फिर अगर सारा कोयला ख़त्म हो जाए, सारी नेचुरल गैस ख़त्म हो जाए, सारे का सारा पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होगा। हाँ, क्योंकि आंसर तो मैं नहीं करूँगा, ये खुद ही आप सोच विचार करें इस पर। हम नेक्स्ट जो है वो कोल की फॉर्मेशन पढ़ेंगे।
कोल कैसे फॉर्म होता है, कोल की प्रोडक्शन अर्थ क्रस्ट के अंदर कैसे हो जाती है। तो ये भी 2 मार्क्स में कई दफ़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन 2 मार्क्स में जो आपकी बुक के अंदर डायग्राम है वो साथ बनाना होती है, क्योंकि 1 मार्क्स जो है वो लिखने का होता है, वो रिटर्न मटेरियल का होता है, और 1 मार्क जो है वो इसमें जो डायग्राम है उसका होता है। तो डायग्राम इसके साथ लाजमी बनानी है 2 मार्क्स में, वरना आपका 1 मार्क जो है वो ज़ाया हो जाएगा। कई दफ़ा हम बोर्ड में पेपर चेक करते हैं तो जो हमारे हेड्स होते हैं वो हमें इस बात पे सख्ती से कायल करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाई है तो उसको आप 1 मार्क्स जो है आप माइनस कर देंगे। तो आपने डायग्राम जो आपकी बुक में दी हुई है वो बनानी है, ना कि ये इसमें तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बुक वाली डायग्राम जो है उसमें सिर्फ रिटर्न वर्क है, ड्रॉ करने वाला वर्क नहीं है, तो वो वाली डायग्राम जो है आप बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल, coal in nature was formed by decay of remains of trees buried under the earth 500 million year ago। तो कह रहा है कि कोल जो है, जो ट्रीज की रिमेन्स, जो पौधों की, दरख्तों की वाकयात, जो लकड़ी वाले दरख्त होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर दब जाते हैं, उनसे 500 मिलियन ईयर अगो, यानी 500 मिलियन ईयर का टाइम दिया, वो 500 कम से कम 500 मिलियन ईयर अगो के अंदर वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब कैसे होता है देखिए, ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑन वुड। तो वुड के ऊपर जब बैक्टीरियल एक्शन होता है और केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ये पीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, पीट गुट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल। पीट जो है ये कोल में ट्रांसफर्ड हो जाता है। तो ये डायग्राम देख लें, पहले आपके वुड नज़र आ रही है, ट्रीज नज़र आ रहे हैं, फिर इससे क्या होगा, बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए ये पीट में कन्वर्ट होगा। बाद में पीट जो है वो लिग्नाइट में, अंथ्रासाइट वगैरह में कन्वर्ट होता रहता है। हाँ जी बेटा, मुझे यकीन है आपको फॉर्मेशन ऑफ कोल समझ में आ गई होगी। 2 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर या मुझसे किसी भी तरह कांटेक्ट करके वो बात पूछ सकते हैं। उसके बाद हम यूजेस ऑफ कोल पढ़ेंगे। वैसे तो आपकी बुक में बड़ा लंबा चौड़ा एक टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन हम टू दी पॉइंट, जितना मटेरियल हमारे काम का है हमने उसी पे डिस्कशन करनी है। तो कोल एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है, इससे कार्बोनाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन हम पहले बात करेंगे इसका कॉमन यूज़ क्या है, आम तौर पर इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो हमारे पाकिस्तान में एक जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 184 बिलियन टन्स कोल पाया जाता है। एक जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, ये पाकिस्तान ही का एक जियोलॉजिकल सर्वे है, एक स्पेशल जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम ने यह सर्वे किया था। 184 बिलियन टन्स कोल के रिजर्वायर या रिसोर्सेस हमारे पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो इनका कॉमन यूज़ क्या है, जो 184 बिलियन टन कोल है इसका 80% जो है ये भट्टों के अंदर, ईंटें पकाने वाले जो भट्टे होते हैं, ठीक है, उनमें ये इस्तेमाल होता है। 80% ऑफ कोल यूज टू बेक ब्रिक्स, बेक का मतलब होता है भूनना, पकाना, ब्रिक्स यानी ईंटें, इन लाइम किलन। और जो बाकी का 20% कोल है वो हम घरों में, फैक्ट्रियों में, या जो भी हमारे जो जानवरों के बाड़े होते हैं सर्दियों में उनको गर्म करने के लिए, यहाँ पर नेचुरल गैस नहीं होती, तो लकड़ी को बचाने के लिए या तो हम लकड़ी यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम कोल यूज़ करेंगे। कोल की हीट ज़्यादा होती है कच्ची लकड़ी की निस्बत। तो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरों को गर्म करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, चीज़ों को पकाने के लिए, या फॉर एक और बहुत कॉमन यूज़ है आजकल कोल का, फॉर दी बारबेक्यू। बारबेक्यू हम सब लोग बड़ा शौक से खाते हैं। तो बारबेक्यू में जो बेकिंग होती है,
जो हम चिकन को, बीफ को या मटन को हम बेक करते हैं वो कोल के ऊपर बेक करते हैं। तो ये इसका ओनली 20% यूज़ है फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ और अदर यूज़ इन इंडस्ट्री। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। ये भी कोल का एक बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद यूज़ है। और कार्बोनाइजेशन से, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं, हम यूज़फुल प्रोडक्ट हासिल करते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन करेंगे। तो व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल को एयर की या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हीट किया जाता है, कहाँ तक हीट करना है? अबाउट 500 टू 1000 सेल्सियस, अबाउट 500 टू 1000 सेल्सियस। तो ये कोल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, यानी ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। जो कोल में से गैस निकलेगी उसे कोल गैस कहेंगे, और जो लिक्विड बनेगा उसे कहेंगे कोल टार, और जो सॉलिड बाकी बचेगा उसे कहेंगे कोक। ये देखें, इसका मैंने ऑपरेटर्स भी दिखाया गया है। लैब के अंदर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है हमें बॉइलिंग ट्यूब चाहिए, लाइक अ टेस्ट ट्यूब। तो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे? पाउडर्ड फॉर्म में कोल डालेंगे, यानी कोयले को कूट करके इसमें डालेंगे। और फिर जो है इसको देखिए बर्नर के ज़रिए हम हीट कर रहे हैं, और जब कोल का टेम्परेचर जो है वो 500 सेल्सियस से 1000 सेल्सियस के दरमियान होगा, यानी 600, 650, 700 या 750 के दरमियान जाएगा जब, तो फिर कोल जो है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा कोल गैस में, कोल टार में और कोक में। इसमें यह दिखाया गया है कि कोक जो है तो वो तो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ही रहता है, लेकिन कोल गैस और कोल टार जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है एक और ट्यूब के अंदर। इसे कोल टार ट्यूब भी इसमें कहते हैं। यह इसमें अमोनिकल लिक्विड होता है। तो ये देखें, कोल टार जो है इसके बॉटम में आके जो है वो डिपॉजिट हो गया, जबकि कोल गैस जो है इस ट्यूब के ज़रिए डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये था व्यूअर्स हमारा आज का लेक्चर। तो मेरा कोई भी लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो वर वक्त मिल सके, या उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स आजकल आप जानते हैं लॉकडाउन है, स्कूल एंड कॉलेजेस जो हैं वो ऑफ हैं। तो ये मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाई है। हमने एक रेगुलर कोर्स स्टार्ट किया है बच्चों को घरों में फ्री ट्यूशन देने का, या कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज नहीं आ सकते, ताकि वो घर में बैठकर ये लेक्चर जो है वो ले सकें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू।